क्लियर। तो नागरिकता के संबंध में अगर देखा जाए, मैं अगर डायमेंशंस निकालूं नागरिकता का, तो तीन चार पार्ट्स डायमेंशंस। पहले तो प्रश्न ये आता है कि नागरिकता कहते किसको है। नहीं, पहला तो प्रश्न आता है कि नागरिकता कहते किसको है। तो हमने कहा कि एक भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित लोग जो संविधान को मानते हैं और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हैं। नहीं, जो संविधान को मानते हैं और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हैं, वो नागरिक है। नहीं, तो राजनीतिक प्रक्रिया में भी हिस्सेदारी निभाते होंगे जो सरकार। इसलिए देखिएगा कि जितने भी राजनीतिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ होगा, सब के सब भारत के नागरिक होंगे। क्योंकि राजनीतिक प्रक्रिया में, क्योंकि नागरिक का मतलब है कि सभी अधिकार का प्रयोग करता है। तो सभी अधिकार का प्रयोग करने का मतलब है राजनीतिक अधिकार का भी प्रयोग करेगा। और राजनीतिक अधिकार का मतलब है वोट भी डालेगा और चुनाव में भाग भी लेगा। चुनाव में भाग भी लेगा। नहीं, तो चुनाव में भाग लेगा, चुनाव में खड़ा होगा, चाहे वो एमपी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वह उपराष्ट्रपति हो। और जो भी पद होगा, जो भी संवैधानिक पद होगा, उस संवैधानिक पद पर सिर्फ भारतीय नागरिक ही बैठेगा। जो भी संवैधानिक पद होगा। नहीं, इसलिए नागरिक बनने के, इसलिए आपको कोई भी पद लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। नहीं, अब राष्ट्रपति होगा तो भारत का नागरिक होगा, उपराष्ट्रपति होगा तो भारत का नागरिक होगा। नहीं, आपका क्या बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे तो भारत के नागरिक होंगे। अभी 2015 में ऐसा हुआ कि तमिलनाडु या कर्नाटक में एक विधायक थे, चेन्नम्मा करके एक विधायक थे। और उन्होंने नागरिकता जो ली थी ना, तो नागरिकता अवैध तरीके से ली थी। और वो चुने गए, वो एमपी बन गए, ओ विधायक बन गए, एमएलए बन गए। बाद में उनकी नागरिकता खत्म हो गई, विधायकी खत्म हो गई। इसलिए बनने के लिए आपको नागरिक होना जरूरी है राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सेदारी निभाने के लिए। तो इसके तो कितने प्रकार होते हैं, तो आपने देखा कि दो प्रकार आपने देखा। एक तो एकल और एक दोहरी। अब भारत में जो नागरिकता है कौन सा है, एकल नागरिकता है। नहीं, अच्छा, इसमें संविधान क्या कहता है, तो हमने कहा कि संविधान यहाँ से 5 से 11 में संविधान का ये इसका उल्लेख है। 5 से 11 में इसका उल्लेख है। नहीं, नागरिकता के प्रावधानों का। और ये भाग कौन सा है, भाग 2 में। नहीं, इतनी तो गर्मी नहीं लग रही है, नॉर्मल तो हो रहा है टेम्परेचर। फिर अगर यहाँ कंसंट्रेशन है तो ठीक है, कंसंट्रेशन नहीं है तो फिर कहीं भी कितनों एसी में बैठ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना किसी को। हमें तो नहीं महसूस हो रही। अगर कंसंट्रेशन नहीं है तो फिर कितना भी एसी में बैठ जाइए, कोई फर्क किसी को नहीं पड़ने वाला। ठीक है। और मेरे क्लास में तो एकदम नहीं फर्क पड़ना चाहिए, एकदम फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे क्लास में तो। क्लियर। ठीक है। तो संविधान के तो 5 से 11 तक में इसका उल्लेख किया गया है और भाग 2 में दिखता है। नहीं, अच्छा, इसमें दो तरीका है। एक तो कैसे प्राप्त होता है, प्राप्त करने के तरीके कैसे प्राप्त होता है। और एक त्याग करने के तरीके, कैसे त्याग करते हैं। कोई भारत का नागरिक कैसे बन सकता है भारत का नागरिक। नहीं, और कैसे भारत की नागरिकता खत्म हो सकती है, तो कुछ तो प्रावधान होगा ना। इसी संबंध में अधिनियम 1955 अधिनियम कहता है, नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है। और जितने भी संशोधन हुए हैं, अब 2019 वाला सीएए का नाम सुने होंगे, नाम सुने होगा ना, सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वह उसी में संशोधन हुआ है। ठीक है। जितने भी संशोधन होंगे प्राप्त करने और त्याग करने के, उस सब का सब संशोधन इसी के तहत होगा।
और वह अधिकार देता है ये वाला 11। अनुच्छेद 11 संसद को अधिकार देता है पूर्ण रूप से कि नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून बनाएगा तो संसद बनाएगा, कोई विधानसभा नहीं बनाएगा। यदि कोई विधानसभा कहता हो संसद द्वारा बनाए गए कानून को नहीं मानता, समझ लीजिए, यदि कोई, आप सुनते होंगे ना, जैसे अभी केरल विधानसभा ने है जो ये पारित कर दिया कि यूसीसी जारी होगा तो हम नहीं मानेंगे। अभी सुने होंगे ना न्यूज, केरल विधान, क्यों मान, कैसे आप पारित कर दिए, क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है आपका। दिल्ली विधानसभा ने पारित, हम सीए को नहीं मानेंगे। बिहार विधानसभा ने कहा हम नहीं मानेंगे। बंगाल विधानसभा ने कहा हम नहीं मानेंगे। क्यों, कैसे नहीं मानिएगा? संसद ने पारित किया है, मानना ही होगा। अगर नहीं मानेंगे तो आपको खत्म कर दिया जाएगा, यानी सरकार ही खत्म कर दी जाएगी। क्लियर? यानी कि सीधा 355 का उल्लंघन। संसद यदि कोई कानून बनाता है संघ सूची के विषय पर, और संघ सूची के विषय आता है, नागरिकता संघ सूची का विषय है कि केंद्र द्वारा बनाया जाता है, और इस पर कोई कानून बनाता है और अगर कोई राज्य का तो हम नहीं मानेंगे, यानी कि आप भारतीय एकता और अखंडता को चुनौती दे रहे हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आप सांकेतिक विरोध हो सकता है कि हम एक मत से हम इसका विरोध कर रहे हैं, या ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन न मानेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्लियर? इसलिए कभी भी यदि अगर अगर ये सुनेंगे कि केंद्र ने कानून बनाया है और राज्य का तो कि हम नहीं मानेंगे, वो संभव ही नहीं। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि केंद्र द्वारा बनाया गया कानून लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए। जैसे सीएए के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में वाद चला गया है, 250 से ऊपर ज्यादा वाद गया, केस याचिका दायर हुई, अभी तक इस पर सुनवाई नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि सीए लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए। अभी तक लागू नहीं हुआ है। क्लियर? पारित हो गया है। ये संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है, इस बात को समझिएगा। क्लियर? इसीलिए अच्छा, ये प्राप्त करने, नागरिकता प्राप्त करना कि हम भारत के नागरिक हैं या होना चाहते हैं, और दूसरा नहीं, हम नहीं रहना चाहते, हम त्याग देना चाहते हैं, इस दोनों का जो प्रावधान होगा, प्राप्त करना और त्याग करने वाली स्थिति, यह सीधा बात करेगा 1955 अधिनियम, नागरिकता 1955 अधिनियम। क्लियर? यही, और कानून बनाएगा, इस पर नियंत्रण कौन रखेगा? अनुच्छेद 11 कहता है कि सीधा सी संसद के पास अधिकार है। क्लियर? और इसी 1955 अधिनियम में समय समय पर संशोधन होते चले गए। 86 में हुआ हो, 92 में हुआ हो, 2003 में हुआ हो, 15 में हुआ हो या 19 में हुआ, समय समय पर संशोधन होते चले गए। क्लियर? हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1955 वाला जो अधिनियम है, जिसको आप नागरिकता अधिनियम कहते हैं, नागरिकता अधिनियम, अधिनियम उसको कहा जाता है, अगर अधिनियम शब्द बोलेगा, किसको कहते अधिनियम? तो अधिनियम उसको कहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा ने कोई कानून बनाया हो, कोई विधेयक बनाया हो, और विधेयक पारित हो गया हो, और राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिया हो। यदि विधेयक पर राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तो अधिनियम नहीं बनेगा। राष्ट्रपति उस विधेयक को साइन कर दिया हो तब वह विधेयक अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। तो कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति का साइन होगा। इसलिए जब अधिनियम का मतलब मैं कह रहा हूं, तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति द्वारा यह पारित कर दिया गया है। कहीं भी अधिनियम शब्द लिखा हुआ रहेगा तो मतलब है राष्ट्रपति ने इसे पारित कर दिया है। तो इसी अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने और नागरिकता त्याग करने का उल्लेख है।
प्राप्त कैसे होगा? ऑब्वियस बात है, तो एक तो प्रश्न उठता है ना, कैसे आप नागरिक बन जाइएगा भारत का? तो बात आती है कि नागरिकता प्राप्त करने के 4-5 तरीके हैं। पहला, जन्म से भारतीय। क्लियर? दूसरा, वंश से भारतीय। तीसरा, देशीयकरण हो। देशीयकरण का मतलब होता है कि भारत में कुछ समय तक, 1 वर्ष और 5 वर्ष तक, अब 5 वर्ष तक 1955 ये 2019 अधिनियम के तहत 5 वर्ष तक भारत में रहा हो, या अधिकार क्षेत्र का विस्तार हुआ हो। क्षेत्र का विस्तार हुआ। क्षेत्र का विस्तार का मतलब है उस क्षेत्र को भारत में सम्मिलित कर लिया गया, तो वहां का व्यक्ति अपने आप भारत का नागरिक हो जाएगा। यह दो सिद्धांतों पर कार्य करता है। जो नागरिकता जो प्रदान करने वाली बात है, वह दो सिद्धांत पर है। सिद्धांत ध्यान रखिएगा, दो सिद्धांत पर है। कैसे नागरिक? एक सिद्धांत कहते हैं जस सोली, एक सिद्धांत है जस सोली का सिद्धांत, और एक सिद्धांत है जस सुलिंगनिश। जस मैं भी भूल गया उसका नाम था, सेंगुनिस। जस सेंगुनिस का सिद्धांत। इसका मतलब है जन्म से, और इसका मतलब है रक्त से। यानी कि आप जन्म या तो यहां लिए हो, या यहां पर आपके माता पिता कोई भारतीय हो, भारत, या तो माता हो या पिता हो, या दोनों में से दोनों हो, या पूर्वज हो। नहीं, तो इस आधार पर आप भारतीय बन सकते हैं। या तो आपका जन्म हुआ हो तब आप भारत के नागरिक है, जैसे हम लोग, माता या पिता हो का जन्म हुआ हो तो भारत का नागरिक होगा, या हमारे पूर्वज हो, जो वंश वाली पूर्वज हो, दादा दादी नाना नानी, वो हमारे भारतीय हो। ये अवधारणा है, यानी कि हमारे संविधान में जस सोली वाली अवधारणा है, नागरिकता वाली। और ये वाली अवधारणा नहीं है, इसका मतलब है रक्त से। रक्त का मतलब है कि जो, अच्छा, रक्त का मतलब कहते हैं ना, हम उच्च वंश के, वह निम्न वंश का है, उच्च रक्त वाला है, निम्न। रक्त का परिभाषा कैसे तय करेंगे आप? ये तो उच्च और निम्न ना हो जाएगा। जैसे बाबर कहता था हम उच्च वर्ण के, बलवन कहता था हम उच्च वर्ण के। नहीं, उच्च वर्ण वाला अपने आप को सर्वश्रेष्ठ न समझेगा, निम्न वर्ण तो दूसरे को दबा न देगा। अगर इस आधार पर नागरिकता देंगे तो ये तो एक वर्ग को तो ताकत मिल जाएगी, दूसरे को तो ताकत मिलेगी नहीं, तो असमानता क्रिएट हो जाएगा। इसलिए इस अवधारणा को नहीं अपनाया गया, यानी जस सिंगोनिस की अवधारणा को नहीं अपनाया गया है, जस सोली की अवधारणा को अपनाया गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला बात, ये वाला या ये वाला, ये जस सोली की अवधारणा है। ये वाला जो आप देखते हैं देशीयकरण या पंजीकरण, कि हाँ जी, आपने लगातार यहां रहा हो, पहले 11 वर्ष तक था, अब घट करके 5 वर्ष हो गया है, लगातार 5 वर्ष तक रहा हो तो आप भारत के नागरिक हो जाएंगे। आपने रजिस्ट्रेशन के लिए कर दीजिए। अच्छा, कोई विदेशी राजदूत या कोई दुश्मन का बच्चा, नहीं, या कोई एलियंस आ जाए और कहे जी नहीं, हम तो भारत में ही जन्म लिए, इससे भारत के नागरिक है, नहीं, ये एक्सेप्शन है। कोई दुश्मन हो, या उसका बच्चा यहाँ जन्म लिया हो, या कोई एलियंस हो जाए, या कोई विदेशी राजनयिक, नहीं, राजदूत वगैरह, उसका यहाँ बच्चा जन्म लेता है तो आप उसे भारत का नागरिक नहीं मान सकते। वो एक्सेप्शनल केसेस। तो
उत्तर आकर के यहीं जन्म ले लेगा फिर तो नहीं, तो जहां का होगा वहीं का ना माना जाएगा। तो इस अवधारणा के तहत आप ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? यह जो 1955 का अधिनियम त्याग कैसे कर सकते हैं, कैसे जा सकता है? तो पहला तो आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली, दूसरे देश की यदि नागरिकता यदि ले लेते हैं आप, तो अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भारत एकल नागरिकता की दोहरी नागरिकता तो देता ही नहीं है। हाँ, ओसीआई कार्ड धारकों को सुविधा देता है, नागरिकता थोड़े ना देता है, सुविधा ना देता है। इसलिए कभी कभी मन में आता है क्या ओसीआई दोहरी नागरिकता है क्या? तो नहीं, ओसीआई के माध्यम से सुविधा दी जाती है कि आप यहाँ व्यापार कर सकते हैं, आप यहाँ रह सकते हैं, लेकिन वोट तो राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सेदारी नहीं निभाएगा। इसीलिए आप भारत के नागरिक कैसे आप तय करें कि आप भारत के नागरिक हैं? तो आपके पास यदि वोटर आईडी कार्ड है तो कहते हैं आप भारतीय नागरिक हैं। अब तो आधार कार्ड कोई वोटर आईडी से जोड़ दिया तब वोट दे सकते हैं, लेकिन विदेशी लोग वोट नहीं दे सकता है, वो भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। हाँ, सुविधाएं ले सकता है वो, लेकिन राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सेदारी नहीं निभाएगा। तो दूसरे देश की नागरिकता। दूसरा, कोई अगर संविधान का अनादर करता हो तब भी वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, नागरिकता छीन ली जाएगी। नहीं, यदि भारत के साथ गद्दारी करता हो, दुश्मन देश से मिल जाता हो, तब भी वो भारत का नागरिक नहीं होगा। नहीं, या गलत तरीके से पंजीकरण कराता हो, झूठ बोल करके, जैसे कि अभी विधायक का चनमक नाम के विधायक का नाम लिया, नहीं, गलत तरीके से भारतीय नागरिक बन जाता हो, इसको कहते हैं गैर अप्रवासी। ठीक है? एक होता है वैध विधि के रूप से, यानी कि वीजा के माध्यम से आप गए, एक होता है छुप करके गए। गलत है ना दोनों में, कानून का उल्लंघन किया है। तो यानी कि गलत तरीके से नागरिकता ली हो, नागरिकता ली हो, तब अब त्याग हो सकता है। आपने एम एफ हुसैन का नाम सुना होगा। एम एफ हुसैन बहुत बड़े पेंटर थे, तो उनके बारे में पेंटिंग उनकी बहुत महंगी महंगी बिकती थी। तो वो उन्होंने लास्ट समय पर क्या किया कि खास करके वो उनकी आलोचना इस रूप में हो कि देवी देवताओं का चित्र बड़ा भद्दा बनाते थे वो। ठीक है? तो आलोचना आलोचना होनी लाजमी थी। ये 2000 सेकेंड कार्यकाल में, नरेंद्र मोदी साहब के सेकेंड कार्यकाल में, ये मैं बात कर रहा हूँ 15-16 की, उसी समय का। बाद में उन्होंने भारत त्याग दिया, अब भारत छोड़ के कतर चले गए, और कतर में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। क्लियर? तो एम एफ हुसैन ने अपनी नागरिकता त्याग कर दी, दूसरे देश की नागरिकता ले लिया। आप लोगों ने सुना होगा ये विश्वनाथन आनंद भारत के नागरिक थोड़े ना है, वह स्पेन की नागरिकता ले रखी है, भारत की तरफ से खेलते हैं वो, जो शतरंज वाले, चेस वाले नहीं है, तो वो भारत की तरफ से खेलते हैं वो, लेकिन नागरिक ऑलरेडी स्पेन के। क्लियर? इसीलिए भारत की नागरिकता लेने के लिए आप दूसरे देश का, क्योंकि वो उन्होंने नागरिकता ले रहे तो भारत की नागरिकता नहीं, तो दोहरी नागरिकता तो देता नहीं है कि वहां पर कभी रहिए यहाँ कभी रहिए, वहां का त्याग कीजिएगा तो यहाँ का मिल जाएगा, तब ना होगा। क्लियर? इसीलिए अधिनियम 1955 वाली ये कहता है। 1986 में संशोधन हुआ और कहा गया कि नहीं, यदि पिता भारतीय हो और माता यदि विदेशी होगी तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन माता भारतीय और पिता विदेशी होगा तो नागरिकता नहीं मिलेगी। तो ये तो असमानता हो गया। नहीं, कि पिता भारतीय हो और माता
विदेशी होगा तो उसको नागरिकता मिलेगा। बाद में इसमें संशोधन हुआ और कहा कि नहीं, माता या पिता दोनों में से कोई एक भारतीय हो। इसलिए प्रियंका चोपड़ा की बेटी को भी भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, इस सानिया मिर्जा की बेटी को भी भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। अगर 1986 वाला रहता तो नहीं मिलता। नहीं, इसलिए राजीव गांधी के राहुल गांधी भारत का नागरिक है, नहीं हो जाएगा भारतीय नागरिक कि वो ऑलरेडी ये अब पिता तो भारतीय है, इसके अनुसार तो भारतीय है, इसके अनुसार तो मिल ही गया। लेकिन अगर माता अगर विदेशी प्रीति जिंटा, उनका हस्बैंड विदेशी है, तो नहीं मिलता। तो बाद में इस कानून में संशोधन हुआ और इस कानून में संशोधन करके जो माता या पिता दोनों में से कोई एक भारतीय हो तो मिल जाएगा। इसमें भी संशोधन हुआ। इस वाले संशोधन में ओसीआई कार्ड धारक को अधिकार दिया गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियंस, जो मैंने कहा ना ओसीआई कहते किसको है, तो ओसीआई कार्ड धारक को अधिकार दिया गया। ये वाला चर्चित है 2019 वाला। यही 2019 जो अधिनियम है इसको कहते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ऐसे जितना भी आप ये देख रहे हैं ना, 86, 92, 2003, 15, 19, सब नागरिकता संशोधन अधिनियम ही है। सब में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, सब में नागरिकता संशोधन अधिनियम ही है, क्योंकि इसी में सब में संशोधन हुआ है। इस नागरिकता अधिनियम ये वाला है, बाकी सब संशोधन है। तो सबको नागरिकता संशोधन अधिनियम डेट के नाम से, उस साल जो पारित हुआ है उस साल के नाम से याद रख लीजिए। तो हाल ही में जो पारित हुआ वह 2019 वाला। ये कहता क्या है, ये एक बड़ा, और इस पर देखो खूब विवाद हुआ। यहाँ शाहीन बाग का मुद्दा देख सुने होंगे, शाहीन बाग आप कभी जाइएगा इधर से कहीं मुसल्लापुर कर कुमरार की तरफ जाएंगे तो आपको लिखेगा नो सीए लगा हुआ बैनर, ये दिखेगा नो सीए। हाँ, जगह जगह ठीक है, या कई जगह बैनर लिखा रहेगा हम सीए स्वीकार नहीं करेंगे। है क्या सीए? सीए यही है, हिंदी में इसको ऐसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहें तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसको लोगों ने इतना गलत प्रचार किया ना, इतना गलत प्रचार किया ना कि इस सुप्रीम कोर्ट में चला गया। एक्चुअली इसको तुष्टिकरण बना लिया, हिंदू मुस्लिम वाला बना दिया, जबकि यह इसको लोगों ने कहा ये नागरिकता छीनता है। कोई भी संशोधन अधिनियम नागरिकता छीनता नहीं, सारे के सारे नागरिकता देते हैं। हाँ, नागरिकता देते समय वो शर्त थोप देता है कि किसको नागरिकता देंगे। इसके बारे में एक्ट 2000, इसीलिए इसको आम भाषा में सीए कहते हैं। किसको? यह कहता है कि देखो जी, हम कुछ लोगों को नागरिकता देंगे। एनआरसी अलग है और सीए अलग है, समझिए। आप जो नाम सुनेंगे ना एनआरसी का, इसको कहते हैं नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। क्लियर? ये अलग है और यह अलग है। यह नागरिकता देता है, न कि लेता है। नागरिकता देता है। किसको नागरिकता? हाँ, ये शर्त थोप देता है कि जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देश, और वहां जो अल्पसंख्यक हैं, वहां जो अल्पसंख्यक उसको कहते हैं जिसकी संख्या कम होगी, तो वहां जो अल्पसंख्यक है
उसको हम सुरक्षा देंगे, उसको अगर वह हमारे यहां आता है, यहां आता है, तो हम उसे नागरिकता दे देंगे। तो वहां अल्पसंख्यक होगा। तो 3 देशों को इसने रखा और इन्होंने कारण बताया कि सुरक्षा कारणों से, सुरक्षा कारण से जो अल्पसंख्यक, जो वहां से लोग आ जाते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा जानबूझ करके आ गए। जब सुरक्षा कारण से, इसको शरणार्थी आप कह सकते हैं, तो सुरक्षा कारण से आएगा तो शरणार्थी ना कहलाएगा। तो सुरक्षा कारण से वहां यहां आ जाए। तो कौन से 3 देश रखा? तो इसमें 3 देश रखा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इन तीनों देशों के जो अल्पसंख्यक होगा, तो कौन से अल्पसंख्यक, तो 6 तय किया गया। तो 6 जिसकी संख्या कम है, तो कौन कौन से 6 अल्पसंख्यक होगा? हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध और जैन। जिसकी यहां संख्या कम है वो अपने सुरक्षा कारण से आ जाएगा तो हम नागरिकता दे देंगे। क्लियर? अब इसको लेकर के विवाद खड़ा हो गया। यह कहा गया कि इसमें धर्म का उल्लेख है, इसमें इस्लाम शब्द का उल्लेख नहीं है, यानी कि मुस्लिम शब्द का उल्लेख नहीं। मैं इस्लाम शब्द नहीं बोलना चाहिए, मुस्लिम शब्द का उल्लेख नहीं, इसलिए यह भेदभाव है। तो मैंने पहले ही कहा अल्पसंख्यक है, न कि बहुसंख्यक है। और कोई भी अल्पसंख्यक जब पलायन करता है, अपना क्षेत्र छोड़ता है, तो उसके पीछे मुख्य कारण सुरक्षा होती है, न कि रोजगार। रोजगार होता तो वैध वीजा लेकर के आना चाहिए था, चला जाएगा। लेकिन जब सुरक्षा कारणों से मूल स्थान छोड़ करके जब जाता है, तो आप उसको अल्पसंख्यक माने, यानी कि शरणार्थी। और उसकी संख्या, तो वहां पर यह जितना भी है ना, ये बहुसंख्यक है। इन तीनों देशों में बहुसंख्यक, इसलिए मैं अल्पसंख्यकों की बात कर रहा हूं। लेकिन बात आई कि 3 ही देश क्यों आपने चुना? आपके बगल में श्रीलंका भी तो है, आपके बगल में म्यांमार भी तो है, आपके बगल में नेपाल भी तो है। तो क्या वहां जो अल्पसंख्यक जो मुस्लिम वर्ग हैं, आप उसको ले लीजिए, तभी भेदभावपूर्ण नहीं होगा। इस बात पर यह एक्ट चुप है, इसी लेकर के विवाद है। और भारतीय संविधान में संशोधन, भारतीय संविधान में तो समानता की बात है, 14, 15, 16 समानता की बात करता है। इसलिए कहता है कि समानता को स्वीकार, यह समानता के विपरीत दिखता है। एक बात, लेकिन एक बात तय मानी, प्रत्येक राष्ट्र को यह अधिकार है, कोई बिना बाहरी दबाव के, प्रत्येक राष्ट्र को अधिकार है कि अपने हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय करे। यह जरूरी नहीं है कि दुनिया को दिखाने के लिए निर्णय करे। ये समझ लीजिए, सारा खेल नेशनल इंटरेस्ट का है। अगर सपोज दैट मैं सबको ले लूं और मैं कहूं इसमें मुस्लिम भी जोड़ दूं, मान लिया जाए, तो क्या भारत की जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो जाएगी? बहुत सारे लोग नहीं आ जाएंगे? तो क्या भारत में खाद्यान्न संकट क्रिएट नहीं होगा? भारत पर दबाव नहीं पड़ेगा? एक तो ऐसी 140 करोड़ की आबादी नहीं, और अगर मैं और भी लोगों को ले लूं, तो क्या सीधा सीधी भारत पर दबाव नहीं पड़ेगा और भारत की सुरक्षा को खतरा नहीं पैदा हो जाएगा? नहीं। यही कारण है कि प्रत्येक राष्ट्र को येन केन प्राक्रेन सब अलग, आप जितना बहस कर लीजिए उसे कोई मतलब नहीं। अगर राष्ट्रीय हित अगर साधता हो तो वह निर्णय किया जाना चाहिए एक राष्ट्र के नाते।
क्योंकि अनंतिम खेल नेशनल इंटरेस्ट आपका हित है। क्लियर? तो इसको लेकर के तो सीएए एक चीज ध्यान रखता है कि वह नागरिकता देता है, कहीं पर भी यहां नागरिकता त्याग करने वाला शब्द है, लेकिन इसको इतना भ्रम फैलाया गया कि इसको लेकर के कई शाहीन बाग में हिंसक घटनाएं भी घटी, दंगा तक फैल गया। लोगों ने गलती क्या किया, कहां जानबूझ करके? इसके लिए मैं सीधा बात कहूं तो इसके लिए विदेशी ताकतें जो है भारतीय मीडिया में इतना पैसा उड़ेल रखा है कि वो जानबूझ करके फेक न्यूज के माध्यम से लोग को बरगलाने का कार्य करता है। और हाल ही में न्यूज क्लिक का नाम सुना होगा, में आया है न्यूज क्लिक, जिसमें चाइना का पैसा, ऐसे कितने हैं, वो तो एक उदाहरण में दे रहा हूं, ऐसे कितने हैं। अब यहां पर बात आती है एनआरसी, नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप। प्रत्येक वर्ष एनआरसी, जब भी जनगणना होती है, वर्ष नहीं प्रत्येक दशक में जब भी जनगणना होती है 10 वर्षों में, तो एक कॉमन चीज होता है, प्रत्येक जनगणना में एक कॉमन चीज होता है कि प्रत्येक जनगणना में एक रजिस्टर तैयार होती है। रजिस्टर का मतलब होगा कि आपका नाम लिखा रहेगा कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं है। तो एक से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक जनगणना में प्रश्न पूछे जाते हैं एनआरसी में। यह एक्चुअली एनआरसी भारत के लिए है ही नहीं, पूरे भारत के लिए, यह आया है असम के लिए, असम या पूर्वोत्तर भारत के लिए एनआरसी था। लोगों ने जानबूझ करके, स्वरा भास्कर जैसी महिलाओं ने इसका विरोध और जानबूझ करके लोगों में भ्रम फैला। जब उनसे प्रश्न पूछा जाता था तो कहता था कि यह ऐसा होगा, वो ना बच्चा जन्म लेने से पहले ही बता रहा है कि लड़की होगा कि लड़का होगा। उसने देखा नहीं है अल्ट्रासाउंड में कि लड़की है कि लड़का है, लेकिन बच्चा जन्म लेने से पहले ही बता रहा है कि वो ये होगा, ऐसा हो सकता है, बच्चा बड़ा होगा तो क्रिमिनल बन जाएगा, बच्चा बड़ा होगा, जन्म लेने और बड़ा होने से पहले ही बता रहा है कि बच्चा साइंटिस्ट बनेगा, ये वो धारणा हो गई। क्लियर? एनआरसी उसके असम के लिए है। एक्चुअली है क्या ये एनआरसी? जो 1971 में जो बांग्लादेश के साथ जब युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ, तो बड़े पैमाने पर वहां पर, क्योंकि बांग्लादेश उस समय पाकिस्तान का भाग था और उस समय बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था, तो पश्चिमी पाकिस्तान के यह जो आप एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया है पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, और ये वाला एरिया है पूर्वी पाकिस्तान। अब इस एरिया में बीच में है भारत। क्लियर? अब इस एरिया में ज्यादातर राजनीतिक व्यवस्था में यह था, इसने कहा हमको भी अधिकार दो, इसने कहा हमारी बांग्ला भाषा है तो बांग्ला भाषा भाषी वाले को लोगों को भी अधिकार दो, इसने कहा हम नहीं देंगे। इसने अपने शासन का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, बड़े पैमाने पर मारकाट मची, हजारों लाखों लोग पलायन कर गए, भाग गए, और मैंने कहा ना सुरक्षा कारणों से भागे, तो शरणार्थी कल, तो भागेगा कहां? बगल में तो भारत है, क्योंकि भारत की सीमाएं कई राज्यों से लगी हुई है, 4-5 सीमाएं, 4-5 राज्य है ना सटा हुआ, तो भारत की सीमाएं राज्यों से लगी हुई, तो यहां से लोग भाग करके वो भारत के इसी एरिया में चले आए, जिसको आप पूर्वोत्तर भारत कहते हैं। नहीं, अब यहां पर इतनी संख्या में लोग आ गए कि यहां डेमोग्राफी बदल गई। अच्छा, आए तो जाना चाहिए था, होना तो यह चाहिए था कि आए हैं तो चले जाओ, अब सब कुछ अब यह 1971 में जंग हार गया और यह बन गया बांग्लादेश। समस्या ये आई कि आए तो यही रह गए और साथ साथ और आते ही चले गए।
क्योंकि यहां सुविधाएं ज्यादा थी भारत में। अब इसका असर ये हो गया कि पूर्वी भारत जो आप देख रहे हैं, असम, मिजोरम या अन्य जो राज्य देख रहे हैं पूर्वी भारत में, ये अन्य राज्यों में बड़े पैमाने पर जनसंख्या इतनी आ गई, इतनी कि यहाँ डेमोग्राफी बदल गया, यानी कि लोकल लोग कम हो गए और बाहरी लोग ज्यादा हो गए। अब इनकी संस्कृति अलग है, भारतीय की संस्कृति अलग। और यही में बांग्लादेश से एक और वर्ग आया जिसको चकमा और हिंदू वर्ग भी आया, जो हिंदू वर्ग था, जो बौद्ध धर्म से संबंधित था। ये अरुणाचल प्रदेश में आया। तो अरुणाचल प्रदेश में ये चले गए और बाकी सब यहां आ गए। इसी को कि वापस दोबारा चला जाए, जो आया हो वापस चला जाए। नहीं, तब प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो जनगणना होती थी, तो कितने लोग बाहर के हैं, तो पता चल गया कि इतने लोग ही है, बाकी सब बाहरी है। इसी के लिए एनआरसी रजिस्टर बनता है, ताकि कितने बाहरी हैं, वो बाहरी लोगों को बाहर जो भेजने की बात आई, वह इसीलिए कहा गया कि एनआरसी पूरे भारत में यहीं लागू होगा। लेकिन जबरदस्ती जानबूझ करके कुछ लोगों ने बरगलाने का काम किया और कहा कि एनआरसी पूरे भारत में लागू होगा, और इसका असर यह हुआ कि अभी तक लागू नहीं हुआ। अब सोचिए, आपके घर में मैं जाऊं और मैं कहूं, मैं रात में जा रहा हूं और मैं कहूं कि रात भर के लिए रुकने का जगह दे दीजिए। नहीं, तो आप थोड़ा सा संवेदनशील व्यक्ति हैं, आपने कहा ठीक है बैठ जाइए ना, रात भर रुक जाइए। बातचीत हुआ तो अच्छा लगा, तो आपने कहा नहीं सवेरे खाना खा के जाइएगा। ये भी हो सकता है, खाना वाना भी खा लिया। अब मेरा मन कर रहा है कि अब ना जाऊं, अब ना वहीं रहने का। अब मैं कहा, अब वो सोच रहा है कि अब जाएगा, अब मैं बैठा हुआ हूं। अब वो बोल नहीं रहा शर्म से, और हम ढीठ बन गए हैं कि हम नहीं जाएंगे। नहीं, और ऐसी स्थिति हो कि अब कहे कि अब हम नहीं जाएंगे, बताओ जो करना है, लड़ाई ना होगा। इसलिए ना कई लोगों ने जमीन हड़पना शुरू कर दिया। पहले धीरे धीरे जमीन पे मवेशी रखा या अपने कुछ सामान रख दिया, और धीरे धीरे उस जमीन पे कब्जा कर लिया, ये जमीन मेरा है। कहियो देखते हो ना, गांव में देखते हो ना, तो जमीनों पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया। सोचो कि बाहर से लोग आए हो और आपके घर पर कब्जा कर ले, तो क्या करने दीजिएगा? तो भारत भी तो अपना ही घर है ना, भारत भी तो अपना ही घर है ना, जहां हम स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं। तो कैसे कब्जा करने दिया जा सकता है? ये कुछ लोगों ने, जो अपने आप को लिबरल्स कहते हैं, यही घटना पूरा यूरोप भुगत रहा है। आज जो फ्रांस जल रहा है, उसके पीछे है कि फ्रांसीसियों ने पहले तो, या कई यूरोपियन देशों ने लोगों को लिया। तो एक ना थ्योरी है, हेंस थ्योरी, एक हेंस थ्योरी है। हेंस थ्योरी कहता है कि जब कोई शरणार्थी आता है सुरक्षा कारण से, शरणार्थी जब आता है, तो उसकी पहली पीढ़ी जो होती है, पहली पीढ़ी यानी कि जो आया है, जो आया है, तब पहली पीढ़ी कर्तव्य एकदम की कर्तव्य मूड होती है। वह ना इसके प्रति यानी कि राज्य के प्रति वफादार होती है। वह कहता है हमको सुरक्षा दिया है तो चलो ठीक है, हम आज नहीं तो कल चल जाएंगे। जब दूसरी पीढ़ी आती है, यानी इसका पुत्र जब आता है, तो दूसरी पीढ़ी आती है, तो ये थोड़ा सा आनाकानी करता है। लेकिन क्योंकि उसने पिताजी को देखा है, उसने परिवार को देखा है, तो कुछ हद तक वफादार होता है, कि उसने पिता को देखा है,
उसने समस्या को झेला था कि चलो यार, हमको ये जगह दिया है तो हम इसके प्रति वफादार हैं। और जब तीसरी पीढ़ी आती है तो उसने पुरानी समस्या को देखा ही नहीं। वो तीसरी पीढ़ी आती है तो कहता है हम ये सब कुछ नहीं जानते, हमें यहाँ मेरा जन्म यही हुआ है, इसलिए मेरा यहाँ अधिकार है। ये सब कहानी गया खत्म। यहाँ मेरा अधिकार है, अब मुझे भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना उसको मिला है। तो सोच लो, यही तीसरी पीढ़ी फ्रांस का है या पूरे यूरोप का है, और यही तीसरी पीढ़ी का दंश झेल रहा है। अब ये जो तीसरी पीढ़ी है शरणार्थी के रूप में आया हुआ, यही तीसरी पीढ़ी को अब ये कह रहा है कि हमको अधिकार मिलना चाहिए। ये कह रहा है कि हम कैसे, स्थानीय लोग करा के कैसे दे देंगे अधिकार? ये तो वही ना हो गया कि रहते रहते जमीन पर कहा कि नहीं मेरा ही जमीन है। नहीं, रहते रहते कब्जा का नहीं मेरा ही जमीन है। यही कारण कई देशों के लोग कई शरणार्थी को ले ही नहीं रहे हैं। क्लियर? यह स्थिति पूरा वर्ल्ड से झेल रहा है। क्लियर? अब वह जो आपने जो घटना सुनी थी फ्रांस में कि एक अल्जीरियाई मूल के एक व्यक्ति को वहां के ट्रैफिक पुलिस ने रोका, लेकिन वो लड़का यंग था, वो भाग गया। और वहां पर एक कानून है कि उस कानून के तहत अगर कोई ट्रैफिक पुलिस रोकता है या नहीं, और उसको लगता है कि इसमें आतंकवादी हो सकता है, तो उसने गोली चला दी और उसमें वो लड़का मारा गया। अगर रुक जाता तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो बहुत सा होता है डर से भाग गया कि कहीं चालान न कट जाए। तो ये फ्रांस में हुआ, और उसको लेकर के फ्रांस चले गया। हमेशा वहां होता है ऐसी स्थिति, आप हमेशा देखिए कि यूरोप में अब एक वर्ग के खिलाफ ही यूरोप खड़ा हो रहा है। यानी जो शरणार्थी को लिया था, अब लेने को तैयार नहीं। जब अफगानिस्तान से जो शरणार्थी निकल रहे थे, तो भारत को अच्छा अच्छा पाठ पढ़ा रहा था, ले लो ले लो, भारत का अपना काम करो, अपने लो ना। जर्मनी या मात्र 10,000 शरणार्थी को ले, यानी 10,000 लोग वहां से विस्थापित हुए हैं। ऐसे से कुछ ही शरणार्थी ले पाया। पूरा अगर लेना ही होता तो गोद ले लेता, समस्या खत्म। मानवता तो एक कहता है कि नहीं ले लेना चाहिए, जिसको आप वैश्विक नागरिकता मैंने कल कहा। दूसरा कहता है कि अगर ले लिया जाए तो बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, तो हम अपने ही नागरिकों को सुरक्षा कैसे दे देंगे, कहां से देंगे? इसे नागरिकता हमेशा हॉटेस्ट टॉपिक बना रहता है, हमेशा सुनने को मिलेगा आपको। लिखे अब क्या लिखे हैं? नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। पहला तरीका लिखिए, जसोली सिद्धांत के आधार पर जसोली सिद्धांत के आधार पर जसोली सिद्धांत के आधार पर भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान की गई है। भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान की गई। क्लियर हो गया? नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता को प्राप्त करने तथा त्याग करने
का प्रावधान किया गया है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें अधिरोपित की गई है। पहला, जन्म से भारतीय, जन्म से। दूसरा, जन्म से यानी कि अगर भारत में जन्मा हो तब, ठीक है। दूसरा, वंश के आधार पर। तीसरा, देशीयकरण या पंजीकरण के आधार पर, कोई 5 वर्ष तक रहता हो। देशीयकरण, पंजीकरण के आधार पर। चौथा, अधिकार क्षेत्र को भारत में मिलाने पर, क्षेत्र को भारत में मिलाने पर। नहीं, जैसे हैदराबाद को भारत में मिला लिया तो सभी लोग वहां को भारत के नागरिक हो गए। नहीं, अपने आप को तो पीओके पाकिस्तानी कहता है कि पीओके स्वतंत्र है, तो वहां का जो नागरिक लेकिन पाकिस्तान के नियंत्रण में है, इसलिए पाकिस्तान के ही नागरिक माने जाते हैं, तो भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा ना, भारत में मिल जाएगा ना, तो भारत का संविधान लागू होगा। दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है कि एक उस देश की भी नागरिकता और इस देश की भी नागरिकता, तो उसको आप दोहरी नागरिकता थोड़ी ना बोलेंगे। तो वो 1 to 1 होगा कि भारत है जो उस देश के साथ समझौता करेगा। तो अगर अगर ऐसा होगा तो स्पेन का भी नागरिक भारत में आके वोट डालेगा फिर तो। हाँ, नहीं, अगर मैं कहूँ किसको अपने लिए करेगी, तो एक भारतीय जो वहां नागरिक हैं उसको अधिकार दे देगी कि आप है जो, आप हमारे हमारे ही लोग हैं, इसलिए हम आपको नागरिक मानते हैं। तो ओसीआई कार्ड तो देता ही है ना। तो वो शर्ते वो कहता है कि आप वोट नहीं डालेंगे बस। ओसीआई कार्ड तो एक प्रकार का है ही ना, ये कहता है कि वोट नहीं डालेंगे, आप इसके आधार पर पूरा भारतीय बन जाए। नहीं, क्लियर हो गया। तो ये बातें हो गया। त्याग करने के तरीके क्या है, अब लिखे त्याग करने के तरीके। और यही टॉपिक जब आप मेंस के लिए ना स्पेशल, तो आप वहां पर ऐसा कई डायमेंशंस पढ़ेंगे, कई स्वरूप। तो ये तो आपको एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है। और जैसे मेंस के लिए पढ़ेंगे तो वहां पर वही नागरिकता का जो टॉपिक है वो कम से कम 4 से 5 क्लास चला जाएगा। हाँ, कितना? हाँ, सिर्फ नागरिकता का टॉपिक, उसमें अलग से पलायन 2 क्लास चला जाएगा, पलायन शरणार्थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम अलग से चला जाएगा, ठीक है, 1955 और 2019 अलग से पढ़ना है। इनर लाइन परमिट पढ़ना है, क्लियर, तो वो अलग ही है, उसको इनर परमिट दिया नहीं था, क्लियर। तो ये ना एक अलग ही हो जाता है। तो यहाँ पर तो बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आपका पीटी का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, एक मोटा मोटी कॉन्सेप्ट के साथ। और वहां पर आपको मल्टी डायमेंशन देखने, आपको वहां पर श्रीलंका समस्या को भी नागरिकता से जोड़ना पड़ेगा,
आपको बांग्लादेश समस्या को भी नागरिकता से जोड़ना पड़ेगा। आप फ्रांस, अभी फ्रांस वाली समस्या नहीं बता रहा हूँ, फ्रांस वाली समस्या को भी नागरिकता से जोड़ करके पढ़नी पड़ेगी। तो इतना बड़ा टॉपिक हो जाता है, मल्टी इम्पैक्ट। हम इसको आमतौर पे सामान्य भाषा में 360 डिग्री कहते हैं, कि एक टॉपिक रख लीजिए और उसके चारों तरफ घूम जाइए, जितने टॉपिक आएंगे सब। और ऐसा होता है कि जब भी उस तरीके का, तो इसीलिए मेंस का सारा क्वेश्चन नोट से आ जाता है। अब देखिएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन मेंस का नहीं होगा जो क्लास और क्लास नोट से ना आए, अभी तक तो नहीं देखा गया है। और पीटी में भी आपका अगर 10 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 10 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तीन का कोई हिसाब किताब होता नहीं है। क्लियर? ये अगर उसके चारों तरफ घूमने वाली प्रवृत्ति अगर आ गई, यानी कि करंट को अगर ध्यान में रख करके पढ़ा जाएगा, तो लगभग सारा क्वेश्चन पकड़ में आ जाता है। लिखिए, संबंध खराब हो रहा हो तो जेल में ठूस देगा, खत्म हो जाएगी, जेल में ठूस देगा। 4-5 को 2-3 थापड़ मारेगा नहीं, ज्यादा। अब तुम चुनौती दे रहे हो तो कैसे चला जाएगा? एक तर्क है ना, कि अगर सिंपल सी बात है कि 100 लोग हो, अगर 10 लोग के मरने से अगर 90 लोग बच रहा हो, तो 10 लोग को मार देना चाहिए। हालांकि हालांकि एक गलत धारणा है। कोशिश तो हो कि कोई ना मरे, कोशिश तो हो कि कोई ना मरे। आपने बाहुबली मूवी देखी थी ना, तो दो वहां पर दोनों तर्क था ना, जो मैं बोल रहा हूँ, कि जो उसका जो राजा था, क्या नाम था, अरे जो अमरेंद्र, नहीं अमरेंद्र बाहुबली नहीं, भल्लाल देव। तब भल्लाल देव जब वो उससे लड़ने जाता है, कटप वो जो क्या, जो एक आक्रमणकारी जो होता है, जो हीन ती प्रीम प्राम करके जो बोलता है नया लैंग्वेज में, नहीं क्या नाम था उसका, नहीं पता, ठीक है। तो उससे जो लड़ने जाता है, तो देखो दो वर्ग है। जब भल्लाल देव लड़ने जाता है तो सामने उसी के लोग को खड़ा कर देता है, नहीं, तो उसके मन में ये विचार आता है कि अगर मेरा 10 लोग मर रहा है और मुझे सामने दिख रहा है दुश्मन, और जिससे हम देश के नागरिकों को सुरक्षित रख सकते हैं, तो ये 10 लोग का मरना सही है। तो भल्लाल देव के मन में ये आया, तो उसने पूरा रथ वहीं से घुसाते हुए चला जाता है, नहीं, और उसने अपने लोग को मारते हुए अंदर चला जाता है। तो एक तर्क तो ये है, आप वहां पर उसको गलत नहीं कह सकते, ठीक है। दूसरा तर्क बाहुबली वाला है, कि उसने एक जिम्मेवार राजा के नाते, राजा आप नहीं बोलेंगे, सेनापति उस मूवी के अनुसार, एक जिम्मेवार व्यक्ति के नाते उसने क्या काम किया, तो उसने पहले अपने लोग को बचाया, उसको गिरा, और फिर दुश्मनों को मारा, यानी अपने लोगों को भी बचाते हुए दुश्मनों को मारा। इसलिए आप, आपकी सोच उस समय क्या कहती है, डिपेंड ऑन यू। नहीं, अगर आप प्रतापी बनना चाहते हैं, अगर आप जनता के बीच में पैठ बनाना चाहते हो, बाहुबली जैसा बन जाइए। अगर आपको थोड़ा सा डर पैदा करना है जनता में, तो भल्लाल देव बन जाइए। कि यहाँ पर दो मानसिकता ना है, खेल तो दो मानसिकता का है, नहीं, कि आप तैयार कैसे होना है, हो रहे हैं। इसलिए ये ध्यान रखने वाली बात है कि दो व्यवस्थाएं साथ साथ चलती है। तो प्रत्येक व्यक्ति तो दो, हर सिक्के के तो दो पहलू होते, नहीं कि आप बाहुबली बन रहे हैं कि भल्लाल देव बन रहे हैं, नहीं। लिखिए, देखिए मूवी बहुत कुछ बता जाता है, और अगर मैं, मेरे अनुसार तो ये कहा जाए कि पूरी मूवी पर ही पूरा पॉलिटी पढ़ा जा सकता है, अब पूरी मूवी पर ही पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ा जा सकता है। रियलिटी में कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना है। भारत के आर्थिक विकास को 1950 के बाद से और वर्तमान तक के आर्थिक विकास को आप पूरे मूवी के माध्यम से देख सकते हैं।
कहीं कोई अतिशोक्ति नहीं। नहीं, पहले के हीरो को क्या नाम होता था, हीरो हीरोइन का? राम, श्याम, सीताराम। नाम नहीं, फूलमती, नहीं, चंद्रमुखी। अब कहाँ कोई नाम रखता है जी? चंद्रकला। कहाँ नाम रखता है अब ये सब? तब पहले, तब पहले ईश्वर के नाम पर, हालांकि आज भी है, लेकिन ज्यादातर उसमें नैतिकता की झलक मिलती थी राज कपूर वाली मूवी में। आप अगर देखिए तो 1950 से लेकर के 1960-70 दशक तक के मूवी में आपको नैतिकता कि एक साहूकार होता है, साहूकार उसकी जमीन छीन रहा है, मदर इंडिया टाइप। नहीं, जमीन छीन रहा है, महिला लड़ती है, अपने बच्चों को पालती है, साहूकार से भी लड़ती है, और साहूकार से बचाने का, पे जमीन को बचाने के लिए कोलकाता में जाकर के रिक्शा भी चलाता है 2 बीघा जमीन में, मूवी में। क्लियर? तो उस समय की परिस्थितियों को दिखा रहा है कि कैसे साहूकार शोषक है। नहीं, और उसमें ज्यादातर का नाम आपको वही दिखेगा, नाम से पता चल जाएगा। नहीं, उसके बाद की मूवी में देखिए, जैसे पेट भरा 1966 में जब हरित क्रांति आई, और हरित क्रांति से लोगों को पेट भरना शुरू हुआ। नहीं, तो उसके बाद के सारे मूवी में देखिए राजेश खन्ना गया, और राजेश खन्ना के मूवी में अधिकतर देखिए तो रोमांस किंग आ गया। नहीं, अब आराधना जैसी मूवी से रोमांस करने लग गया। जब क्योंकि पेट भरता तभी ना रोमांस दिखता है, भूखे पेट रोमांस होता है क्या? नहीं। जब ये, जब रोमांस खत्म हो गया, कितना दिन तक रोमांस चलेगा? जब रोमांस खत्म हो, जब सिस्टम में जब भ्रष्टाचार पनपना शुरू हुआ, जब लोग को अधिकार पता चला, तो देखा कि सिस्टम में भ्रष्टाचारी बैठ गया है, सब नेता सब भ्रष्ट हैं, तो उसके खिलाफ यंग यंगरी मैन का उदय हुआ, अमिताभ बच्चन का। और उसने जंजीर मूवी में सिस्टम में रहते हुए अपने सिस्टम से लड़ गया, और इतना लड़ गया कि दीवार मूवी में कहता है कि हम तुम्हारे दरवाजे पर ही नहीं चढ़ेंगे, ईश्वर के खिलाफ ही खड़ा हो गया। नहीं, और अपने भाई के खिलाफ खड़ा हो गया, इतना। और उसके अधिकतर मूवी में नाम रखेगा विजय, विजय दीनानाथ चौहान। नहीं, अधिकतर मूवी में देखिएगा अब विजय विरोध का प्रतीक होता है। नहीं, उसके पहले के ज्यादा राज कपूर वाला मूवी में देखिएगा तो ज्यादातर का नाम कैसा है, और बात के नाम में परिवर्तन आया। नहीं, और एक ऐसा हीरो आ गया कि दोस्त के लिए भी जान दे रहा है। नहीं, अपने भोजाई को करा के लेके भागो भोजाई को। नहीं करा था शोले मूवी में? नहीं, तो अपने दोस्त के लिए जान दे देता है। तो वो 80 दशक का मूवी था, जब 80 के, जब भारत में एलपीजी की शुरुआत हुई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की, 90 के दशक में, तो भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ा, शहरीकरण तेजी से बढ़ा, और शहरीकरण बढ़ा तो नए नाम आ गए, राज, राहुल। इस गांव का नाम थोड़े ना है, शहरों का नाम है, सिमरन। नहीं, अब वो, अब वो प्रेम करता है, उसका बाप नहीं मानता, लेकिन बाप को मनाने के लिए चल जाता है, वो लेके भागता नहीं है, कहता बाप मानेगा तभी लेके भागूंगा। नहीं, और उस मूवी से अपना पूरा समाज दिखा रहा है। अब वो कहता है तो नए नाम उदित हो गए, तो राज, राहुल, सिमरन, ये सब नए नाम, शहरी नाम आ गए। 2000 के बाद देखिएगा तो जैसे संचार क्रांति ने तीव्रता ग्रहण कर ली, लोगों को अनुभव होने लगा, लोगों को लगा कि अब शक्तिमान नाम की चीज होती नहीं है, ये झूठ मूठ का ड्रामा है, घूम रहा है। तब लोगों ने रियलिटी को पहचाना, अब रियल पर आधारित मूवी ज्यादा बनती है। और अब विलेन भी, पहले वाला विलेन दिखता था, उसका बाल ऐसे से पता चल जाता था ये विलेन है, चेहरा इस तरीके से बनाता था, भयानक। ये राक्षस, विलेन को हमेशा राक्षस ही तो दिखाया गया,
अब आपके बगल में विलेन है लेकिन दिखेगा नहीं। वो विलेन भाई के रूप में हो सकता है, वो विलन दोस्त के रूप में हो सकता है, वो विलन पिता के रूप में हो सकता है, वो विलन हो सकता है आप स्वयं हो। नहीं, अब आपके अब बदलती मूवी में अब नया विलेन का स्वरूप बदल गया। नहीं, अब उसके साथ साथ एक नया दौर है कि अब रियलिस्टिक आधारित मूवी बनने लगी, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में कुछ छुपा हुआ है नहीं। नहीं, तो अब उसमें ज्यादातर मूवी में अब देखिएगा ये किसी व्यक्ति पर ही फिल्म बन गया, जैसे 1983 पर, जैसे MS धोनी पर। अब व्यक्ति आधारित मूवी बनने लग गई। नहीं, तो ये भारतीय समाज तो हमेशा बदलाव के दौर से न गुजरता है, तब मूवी भी तो उसी दौर को प्रदर्शित करेगी। अब एक्सेप्शनल के कदर ऐसी मूवी को छोड़ दिया जाए, नहीं, कि आज भी, तो इसमें भी देखिए तो एक बाप के संघर्ष की तो कहानी तो है। पहले पत्नी को बचाने जा रहा था रामायण वाली स्थिति में, अब बेटा को बचाने गया अभिमन्यु वाली स्थिति में। महाभारत दोनों तो प्रेरित है ना भाई। भारत में तो इतने कथानक हैं को हमेशा, अच्छा भारतीय समाज हमेशा हीरो की तलाश में रहता है। आप हमेशा हीरो तलाशते हैं। पहला आप हीरो देखते हैं अपने पापा में। पहला सुपर हीरो आपको कहां मिलता है? पापा में, कि मेरे लिए पापा सब कुछ ला देंगे। आप डिमांड तो कीजिए तो सही। पहले यही ना होता था। डिमांड करना क्या था? ज्यादा कुछ किया तो दो तीन धर दिए तो सारा डिमांड खत्म। नहीं हुआ। तो पहला सुपर हीरो आप कहां खोज रहे हैं? जैसे थोड़ा जवान हुए तो रोमांस आप में जगेगा, तो आपने हीरो ढूंढा फिल्मों में। नहीं, आप फिल्म की तरह काम, इस उम्र में जिस उम्र में आप लोग हैं, तो आप लोग हमेशा अपने आप को सोचते हैं ओह मैं ही मैं हूं। कोई कभी 4 बार आईना में जाते होंगे देखने के लिए। हाँ ऐसा होता होगा। क्लास निकलने से पहले लाओ, नहीं, थोड़ा सा क्रीम लगा लिया। इस उम्र में होता है, क्योंकि आप अपने आप में हीरो दिख रहे हैं और उसी की तरफ बिहेव करते हैं आप। नहीं कि हम भी तो शाहरुख से कम थोड़े ना है, नहीं, या कोई कैटरीना से कम थोड़े ना है। सबको यही ना समझता है अपने आप को। और जैसे ही थोड़ा सा मैच्योर होंगे आप, जब पढ़ाई का बोझ मिलेगा तो लगता है कि बेकार ही था। नहीं, आप थोड़ा सा और मैच्योर होंगे तो आप हीरो तलाशेंगे महात्मा गांधी में, आप हीरो तलाशेंगे भगत सिंह में। तो थोड़ा सा विद्रोह आ जाएगा तो भगत सिंह पहले आएगा, बाद में महात्मा गांधी आ जाएगा। पहले अभी तक भगत सिंह आपका हीरो है, इस उम्र में आपका हीरो भगत सिंह है। लेकिन जैसे ही मैच्योर होंगे तो हीरो बदल जाएगा आपका, तो महात्मा गांधी आ जाएंगे। नहीं ठीक है कहते थे। नहीं, और बाद में और मैच्योर होएंगे तो आप हीरो तलाशेंगे राम में, कृष्णा में। क्योंकि गृहस्थ जीवन से आप संन्यास जीवन में जा रहे हैं, तो आपका हीरो मिलेगा राम, श्री राम या कृष्णा या कोई और। हमेशा समाज हीरो की तलाश में रहता है। हाँ वो खुद नहीं बनता है, वो अलग बात है। लोग कहते हैं ना भगत सिंह समाज को चाहिए लेकिन मेरे परिवार में नहीं चाहिए, बगल वाला पड़ोसी में चाहिए भगत सिंह। नहीं, इसीलिए जो मानसिकता होती है, ह्यूमन बिहेवियर है ये, आप इसको बदल नहीं पाएंगे। और जो बदल गया वो हीरो। जो बदल गया है इसमें नॉर्मल तौर पे तो सब 99% तो यही है, उसमें एक बदलता है, और एक बदलता है वही समाज को बदलाव करता है, वही समाज को भी बदलता है। और वह समाज वही हीरो बनता है, फिर वह फॉलोअर के रूप में फिर उसको सब फॉलो करेगा। नहीं, इसीलिए हमेशा आप देखिएगा प्रत्येक व्यक्ति में दो पहलू होते हैं। इसीलिए आप में भी एक हीरो, आप में भी एक विलेन है। आप किसको उजागर करते हैं डिपेंड ऑन यू, कि आप कैसे अपने आप को ढालते हैं।
यदि आप आदर्श व्यक्ति और हीरो बनना चाहते हैं तो 99 को छोड़ दीजिए, अकेला रास्ता अपनाइए। तो वह रास्ता बड़ा कठिन होता है, आपको दुनिया त्यागना पड़ेगा, या तो किताब में लग जाइए पूरी तरह से, सिंपल सी बात है, किताब में लग जाइए तो नया आईएएस बन के निकलिएगा, तो आप हीरो बन गए समाज का। हो सकता है आप में कुछ अलग करने की इच्छा हो तो आप बंबई चले जाइए, मुंबई चले जाइए, एनएसडी ज्वाइन कर लीजिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, या कुछ अलग कर दीजिए, 10 को मार दीजिए जान से, मर्डर कर दीजिए, तब हमेशा के लिए हीरो बन जाइएगा, पुलिस वाला आपको मार देगा, तो उसका लाइफ होता नहीं ना ज्यादा, ज्यादा ज्यादा 1 साल, क्योंकि उस पर तो लिखा गया जैसे वो क्राइम में गया तो उस पर तो एक गोली लिखा गया ना कि अगला गोली इसी पर चले, ज्यादा समय। इसे हीरो बनना बड़ा आसान भी और मुश्किल भी है, बशर्ते रास्ता बदलना पड़ता है। यहाँ पर भी आप देखिएगा कोई भी चीजों में, इसलिए आप फिल्मों के माध्यम से पूरे इकोनॉमिक्स को, पूरे पॉलिटिक्स को, या पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को आप समझ पाएंगे। इसलिए देखिएगा एनसीईआरटी जब पढ़िएगा ना, तो एनसीईआरटी में देखिए कार्टून और फिल्म लिखा दिया रहता है बगल में, नहीं दिया रहता है, बगल में आपका फिल्म का कहानी रहता है, कार्टून रहता है, वो फिल्म बता रहा होता है कि क्या है। इसलिए आप भल्लाल देव बन जाइए, हाँ, है ना, तो पूछता ही इससे कुछ। इसलिए बार बार एनसीईआरटी क्यों कहा जाता है पढ़ने को, इसीलिए ताकि एनसीईआरटी से इंटरेस्ट भी जगता है और समग्रता आती है। देखिए बहुतों को तो एनसीईआरटी समझ में नहीं आता कि है क्या ये, नींद आती होगी पहले तो शुरुआती पीरियड में। लिखे, क्या लिखे, पहला, क्या, टफ नहीं है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो टफ है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम भी आने वाले समय में कभी स्टार्टर बन जाएंगे तो हम हीरो कहलाएंगे, ऑब्वियस बात है, सबका तो अपना अपना, अपने फील्ड में आप कितना अच्छा कर लीजिए, अच्छा झाड़ू लगाना सीख जाइए, लेकिन ये भी होगा घर वाला सब झाड़ू आप ही से लगवाएगा, ये भी बच करके रहिएगा। नहीं, हम लोगों में ऐसा होता है, जो अच्छा चाय बनाता है उसी को कहा जाता है, इससे हम कहते हैं सीधा हमको कुछ नहीं आता है। हम जानबूझ के खराब बना के देते हैं, अगली बार बोलता ही नहीं है, तो बच गए। तो ये भी काम कर सकते हैं आप। लिखिए, पहला, दूसरे देश की नागरिकता ली हो, दूसरा, दूसरा, संविधान का अनादर किया हो, तीसरा, देश दुश्मन देश की सहायता की हो, युद्ध के दौरान दुश्मन देश की सहायता की हो, नहीं, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त की हो, यानी विधि के अनुसार नागरिकता प्राप्त नहीं की होगा, नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप त्याग कर सकते हैं। अब लिखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019,
नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करते हुए नागरिकता अधिनियम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को पारित किया गया। नागरिकता अधिनियम 2000 नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया, जिसमें जिसमें डैश दीजिए पहला पॉइंट, पंजीकरण की सीमा को पंजीकरण की सीमा को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया। और दूसरा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश के अल्पसंख्यक लोगों, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी को सुरक्षा कारणों के कारण भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया। नोट करके लिखिए, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार, ऐसे लिखो, नोट करके लिखो, नागरिकता संघ सूची का विषय है। नागरिकता संघ सूची का विषय है। इस पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद को है। इस पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद को है। कल ओसीआई वगैरह लिखवा दिए थे ना, ओसीआई या एनआरआई लिखवा दिया था ना, हाँ तो हो गया था। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका उल्लेख किस में, 5 से 11 तक में? एक पॉइंट लिख लीजिए, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 नागरिकता के संबंध में, अनुच्छेद 11 नागरिकता के अधिकारों को नियंत्रित करने वाला, नागरिकता के अधिकारों को नियंत्रित करने वाला कानून बनाने का अधिकार देता है। कानून बनाने का अधिकार देता है। समझ में गया हो? तो एक तरीके से यदि नागरिकता से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी से आसपास पूछा जाएगा।
अब एनआरसी का मतलब समझ में आ गया ना कि एनआरसी एक रजिस्टर है जो 10 वर्षों में बनता है, जो नागरिकता, कौन नागरिक है कौन नहीं है इसके बारे में बताता है। एक शब्दावली है इनर लाइन परमिट, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इनर लाइन परमिट उसको कहते हैं। इनर लाइन पर परमिट का मतलब होता है अधिकार। अधिकार। इनर मतलब अपने ही क्षेत्र, उस क्षेत्र में जहां पर जाने के लिए आपको अधिकार पत्र लेना पड़ता हो, लाइसेंस लेना पड़ता हो कि हम उस क्षेत्र में जाएं। भारत में आप जा सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र को विशेष सुविधा दिया है कि आप जा तो सकते हैं लेकिन निवास नहीं कर सकते। तो जैसे उत्तराखंड में आप निवास नहीं कर सकते आप, अरुणाचल प्रदेश में आप अपना घर नहीं खरीद सकते, आप हिमाचल प्रदेश में अपना घर नहीं खरीद सकते। कहें क्यों? हम तो भारत के नागरिक हैं। नहीं, वहां के स्थानीय विशेषता को ध्यान में रखते हुए जनजातियों को सुविधा सुरक्षा दी गई। वहां तभी निवास करेंगे जब आप वहां की लड़की से शादी कर लें। जैसे उत्तराखंड में, तो आप कहते हैं उत्तराखंड में मेरा घर होगा, तो नहीं कर सकते। आप वहां लड़की से, यदि आप पुरुष हैं तो शादी कर ले, लड़की है तो लड़का शादी कर ले। अगर वहां शादी कर लेगा तब उसकी अधिकार दिया जाएगा। क्लियर? ऐसे नहीं दिया जाएगा कि आप चाहेंगे कि आपके पास पैसा है तो सबके सब जाके हिमाचल प्रदेश में सब घर खरीद लेता है। अब घर गिर रहा है। क्लियर? इतना दोहन हुआ है पहाड़ों का कि पहाड़ रो रहा है, और रो रहा है तो सब कितना लोग दब के मर रहे हैं। विकास इस तरीके से कर लिया है सबने, इतना, क्योंकि पैसा आ जाता है लोगों के पास, तो पैसा, लोग पागल हो जाते हैं। आज भुगत रहा है पूरा हिमाचल प्रदेश, भुगत रहा है। क्लियर? 2 लाख की जनसंख्या 13 लाख उठाए हुए, कहां से सह पाएगा पहाड़? मैदानी इलाकों के पहाड़ों में भी वैसे काट काट के पहाड़ को छोड़ दिया है। तो आज देखो पूरा पहाड़ दरक रहा है। तो विकास और विनाश तो साथ साथ चलती है ना, कैसे आप विकास कीजिएगा? नहीं। तो ये एक स्थिति, तो आपको ना उसको विशेष क्षेत्र में जाने के लिए जो अधिकार पत्र लिया जाता है ना, उसको इनर लाइन परमिट कहा जाता है। इस सरकार से तो अरुणाचल प्रदेश चले गए या असम के कुछ क्षेत्रों में चले गए, तो आपको जाने के लिए आपको अधिकार पत्र लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां जनजातीय लोग हैं, शेड्यूल ट्रिब्यूनल्स के लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए उसकी सुरक्षा को लेकर के, इसलिए इनर लाइन परमिट पर यह कानून लागू नहीं होगा, उसको विशेष सुविधा दी गई। समझ में आ गया? आप जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना आपका, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाइए और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाइए, लगभग क्वेश्चंस बन जाएंगे आपका। वही 2-4 क्वेश्चंस नहीं बनेगा तो उसको गोला मार लीजिएगा। ठीक है? तो अगली क्लास कल। धन्यवाद।